हेलो एंड वेलकम टू हार्ड कोडेड। आज हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 492 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे है कैपेसिटी, जिसका ith एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ith बॉक्स की कैपेसिटी को, और एक इंटीजर दिया हुआ है हमें जो है आइटम साइज, और हमारे को उन बॉक्सेस में से मिनिमम कैपेसिटी बॉक्स देना है जो ये वाली कंडीशन वेरीफाई करते हो, सेटिस्फाई करते हो। और अगर ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं, बहुत सारे बॉक्सेस पॉसिबल है, तो हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न कर देना है। और अगर कोई भी ऐसा बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता जिस पे ये कंडीशन ट्रू हो, तो हमें रिटर्न कर देना है -1। तो चलिए एक बार इस प्रॉब्लम का वॉक थ्रू कर लेते हैं। here we go। ठीक, तो जैसा आप देख सकते हैं ये है हमारा एरे, और इसमें अगर मैं देखूं तो जो भी आइटम साइज, जो भी कैपेसिटी आइटम साइज से बड़ी है या फिर उसके बराबर है, मेरे को उनमें से मिनिमम कैपेसिटी चाहिए। तो उसके लिए मैं अलग कर लेता हूँ पहले उन्हें। तो इसमें क्योंकि 5, ये 5, 3 और 7 तीनों हमारी कंडीशन को वेरीफाई करती है, तो तीनों अलग कर लेते हैं। और 7, अब इसमें से मिनिमम, इन तीन वैल्यू में से मिनिमम है 3, जो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। अब हमारे को ये करना है कि हमारे को ये फाइंड करना है कि ये जो वैल्यू है ये इस एरे में सबसे पहले फर्स्ट टाइम, मतलब कि फर्स्ट टाइम इस एरे में कौन से इंडेक्स पे अपीयर हुआ था। कौन से इंडेक्स पे अपीयर हुआ था, और हमारे को यही इंडेक्स रिटर्न करना है। मतलब कि ये 3 है, तो ये इस एरे में सबसे पहली बार अपीयर हुआ था सेकंड इंडेक्स पे, तो इंडेक्स हो गया सेकंड, और हमारा आंसर भी हो गया सेकंड। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कोड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे वहाँ पे कहा था कि मैं अलग कर लूँगा वैल्यूज़, तो मैं वही करता हूँ। एक और एरे ले लेते हैं और हर उस वैल्यू को अलग कर लेते हैं जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये वाली कैपेसिटी। इफ I greater than equals to I, अब हम C1 को इसका भी डिवेलप कर देंगे, और for I in range एक मिनट, if C1 डबल इक्वल्स, अब हमारे को ये वाली कंडीशन भी देखनी है कि अगर कोई बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करना है। अगर कोई बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे इस वाले एरे की लेट 0 हो जाएगी। तो हम जब भी एल की लेट 0 होगी तो हम रिटर्न कर देंगे -1। इफ एल -1। चलिए इसे चला के देख लेते हैं। ठीक है, चल रहा है, सबमिट कर देते हैं। ओके, सबमिट हो गया।
तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि मैं इसमें एरे को बस ट्रेवर्स ही कर रहा हूँ, उस पर कोई और ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इसके अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। ये इस प्रॉब्लम में हमारे को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स, और हमारे को रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट बैलेंस्ड इंडेक्स, और एक इंडेक्स आई बैलेंस तब होगा जब उससे पहले वाले एलिमेंट्स का सम बराबर होगा उससे बाद आने वाले एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के। और अगर ऐसा कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे को रिटर्न करना है -1। तो चलिए इस प्रॉब्लम का वॉक थ्रू कर लेते हैं। ये कॉपी और तो 1 मिनट 2 8 2 2 5। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा एरे है, गिवन एरे। और अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो इससे पहले वाले इंडेक्स के एलिमेंट्स का सम जो कि होगा 10, और इससे बाद वाले इंडेक्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो कि होगा 2 × 5, वो भी 10 हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल है, तो इस वजह से ये वाला इंडेक्स बैलेंस इंडेक्स हो जाएगा। और अब अगर मैं इस वाले इंडेक्स की बात करूँ 8 की, तो 8 पे देख लेते हैं। तो 8 से पहले वाले एलिमेंट का सब होगा 2, और बाद वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा 2 × 2 × 5, जो कि हो जाएगा हमारा 20। और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा 8 जो है वो बैलेंस इंडेक्स नहीं होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कोड करते हैं। तो मैं इसमें प्रीफिक्स सब और सफिक्स सब टाइप की चीज़ें यूज़ करूँगा। तो हम इसमें ले लेंगे L = 0 इंटू लेन नम्स, और R = 1 इंटू लेन नम्स। लेन नम्स तो L at I equals L at I -1 प्लस nums at I -1। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या कर रहा है। तो जैसा आपने देखा हमारे को जो भी प्रीफिक्स सम चाहिए उसमें हमारे को सिर्फ उस ith एलिमेंट से प्रीवियस वाले एलिमेंट्स का चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जब हमने 2 किया था तो वो बन रहा था 2 + 8, ये 2 + 8 बन रहा था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये ऐसे प्रीफिक्स सब ऐसे लिया हुआ है इसमें। और इन्होंने यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है कि अगर कोई भी लेफ्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो सब 0 कंसीडर करना है, और सिमिलरली अगर कोई भी राइट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रोडक्ट 1 कंसीडर करना है। तो चलिए अब प्रोडक्ट के लिए भी डायरेक्टली बता देते हैं। फॉर I in रेंज नम्स। अब ये हमारे को उल्टा भरना पड़ेगा, और हमारे को ये उल्टा ऐसे भरना पड़ेगा क्योंकि हमारे को इसके बाद का चाहिए। अब वो अगर हम ऐसे भरते हैं तो हमारे को आराम से वो यूज़ कर सकते हैं हम, वेयरएज अगर हम इसे 0 से n तक के डायरेक्शन में भरते तो हमारे को ith एलिमेंट के
बाद वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे को उसमें माइनस भी करना पड़ता है किसी इंडेक्स का। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसे सफिक्स सब के थ्रू किया। तो कॉमा -1 r at I equals r at I plus 1 into nums at I plus 1 for I in range len nums if L at I double equals r at I। रिटर्न कर देंगे हम आई को, वरना रिटर्न कर देंगे -1। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ओके, रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, मेमोरी लिमिट एक्सीड दिखा रहा है, तो हम कर से देख लेते हैं। तो मेमोरी लिमिट एक्सीड इस प्रॉब्लम में ऐसे आ रहा है क्योंकि जब हम ये 10⁹ को प्रोडक्ट लेते हैं तो वर्स्ट केस में ये होगा 10⁹ इंटू 10⁹, और ये रिपीट होता रहेगा 10⁵ टाइम्स तक, जिस वजह से जो नंबर बनेगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा और इसे स्टोर करते करते बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी, जिस वजह से ये मेमोरी लिमिट एक्सीड दिखा रहा है। तो उस चीज़ को भी हमारे को अब टैकल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए ये jth एलिमेंट पे जो प्रोडक्ट है वो z है और जो पूरे एरे का सब है उसे मान लेते है s। ठीक है, तो जो पूरे एरे का सम है अगर वो z से कभी छोटा हो जाता है तो हमें साफ पता है इसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसके बाद कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हमारा बैलेंस इंडेक्स एग्जिस्ट कर जाए जे के बाद। मतलब अगर ये जे है तो ऐसा नहीं हो सकता कि j-1 पे भी बैलेंस इंडेक्स हो, ये होएगा ही नहीं। तो इसको और लिख देते हैं। तो इफ r at I ग्रेटर देन l-1 r at I को हम INF कर देंगे और इफ r at I प्लस 1, मतलब इससे पहले वाला अगर इनफाइनाइट है तो हम इस पे भी इनफाइनाइट ही डाल देंगे। तो चलिए इसे रन करके देखता है। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं इसे। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि मैं इसमें जो भी कर रहा हूँ वो पहले तो मैंने इसमें प्री प्रोसेस कर लिया था सब और प्रोडक्ट, तो उसको बनाने में मेरे को फैन लगा एक के दो ऑपरेशन लग गए और बाद में चेक करने का एक और ओ फैन का ऑपरेशन लगा। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ फैन ही होगी। तो चलिए इसकी तीसरी प्रॉब्लम पे चलता है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमारे को एक स्ट्रिंग गिवन है जो कंसिस्ट करती है लोअर केस इंग्लिश लेटर्स को, और हमारे पास ऑपरेशन है
एक ऑपरेशन में हम इस स्ट्रिंग की कोई भी सब स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो इंटायर स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। और जो सब स्ट्रिंग जिसको हमने कंसीडर किया है उसे हम शॉर्ट कर देंगे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमारे को रिटर्न करने हैं मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हम एस पे अप्लाई करें जिससे कि वो शॉर्ट हो जाए नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर वो जो हमारा वो जो हमारी स्ट्रिंग है उस पर हम कितने भी ऑपरेशन अप्लाई कर ले वो शॉर्ट हो ही नहीं सकती, तो हमें रिटर्न करना है -1। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम का वॉक थ्रू कर लेते हैं। इस पे ही कर लेते हैं हम। तो ये तो जैसा आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग है ये डॉग। अगर अब मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई कर देगी देखो, तो आप देखेंगे मैं इसको अगर यहाँ पे पहला चेंज करूँ OG पे, तो ये बन जाएगा DGO, क्योंकि मैंने OG वाले पार्ट को तो वो कर दिया, OG वाले पार्ट को तो मैंने शॉर्ट कर दिया था। OG वाले पार्ट को मैंने शॉर्ट कर दिया था, तो हमारी रिजल्टिंग वाली सॉर्टेड आ गई नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये हमारे को एक ऑपरेशन लगा तो हमारा आंसर हो गया 1। अब इस प्रॉब्लम में हमारे को कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को देखनी है, मतलब कि ऑब्जर्वेशंस देखनी है। पहली ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं कि हम जो भी सब स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे उसका साइज हम मिनिमम रखेंगे n-1। n-1 की सब स्ट्रिंग ही हम कंसीडर करेंगे। एक मिनट, n-1 की सब स्ट्रिंग्स ही हम की लेंथ की सब स्ट्रिंग्स ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए। और अगर मैं n-1 की जगह किसी और लेंथ की सब स्ट्रिंग्स लेता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ऑपरेशन जो है मेरे को ज़्यादा लगाने पड़े। मान लीजिए इसको यूज़ करने पे मेरे को लग रहे थे Z ऑपरेशन, तो अगर मैं n-2 की ले लेता हूँ मान लो, तो ऐसा हो सकता है मेरे को Z+1 ऑपरेशन लगे या फिर और भी ज़्यादा लग सकता है। मतलब ये इंक्रीज ही हो सकता है ये Z ही रह जाए, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी n-2 पे या उससे कम पे, तो इसलिए हम n-1 ही चूज़ करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी पहली ऑब्जर्वेशन कि हमें जो भी स्ट्रिंग लेनी है, सब स्ट्रिंग लेनी है, वो n-1 की होगी हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन कम करने के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जिसमें 5 लेटर थे, 5, ठीक है। अब अगर मैं इस पे मान लीजिए सबसे पहले इस पार्ट को सॉर्ट करता हूँ, तो ये पार्ट सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं इसके बाद इस वाले पार्ट को सॉर्ट कर दूँ, तो मैंने पहले ये ऑपरेशन अप्लाई किया, दूसरे नंबर पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया, और जो ब्रैकेट के अंदर है मैंने उससे सॉर्ट किया है, और मैं यही ऑपरेशन फिर से अप्लाई कर दूँ। और एक और बार ये वाला ऑपरेशन भी अप्लाई कर दूँ। 3, 4, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ये चारों ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, अब अगर वो स्ट्रिंग शॉर्ट हो गई होगी, तो
शॉर्ट होनी होगी तो वो शॉर्ट हो गई होगी, वरना वो स्ट्रिंग हम ये ऑपरेशन लगा के शॉर्ट नहीं कर सकते और हमारा आंसर हो जाएगा उसके लिए -1। अब मैं ये बताता हूँ, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि सिर्फ 4 ऑपरेशन में ही हम 4 मैक्सिमम ऑपरेशन है जिसमें हम कोई स्ट्रिंग शॉर्ट कर पाएंगे। अब वो ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोई भी एलिमेंट्स थे इनमें, तो अगर मैंने पहले इसे शॉर्ट किया तो इसमें सारे नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए इस साइड, फिर मैंने इस पार्ट को किया तो अब मेरे ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं एक्सेप्ट दिस वन। और अगर यहाँ पे ये वाला एलिमेंट था वो बड़ा था, मतलब अगर ये वाला एलिमेंट कुछ भी था तो वो भी अब शॉर्ट हो गया। अब मैं ये वापस से अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब हम ये तो कह सकते हैं यहाँ पे तो मिनिमम आ ही चुका है पूरा एरे का। इस ऑपरेशन अगर इन 2 ऑपरेशन तक यहाँ पर मिनिमम नहीं आया है तो हम ये 2 ऑपरेशन भी अप्लाई कर देंगे, इनके बाद तो यहाँ पे मिनिमम आएगा ही। और अगर वो नहीं आया, मतलब कि ये एरे शॉर्ट नहीं हो पाया, तो साफ सी बात है हमारे को -1 रिटर्न कर देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ 4 मूव्स आपको मैक्सिमम लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है ये 3 ही लग रहे हो, लेकिन 4 पे ये है कि मैंने इसमें हर एलिमेंट पे एटलीस्ट 2 बार अप्लाई कर दिया है ये ऑपरेशन। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लूँ अपने मन से और उस पर ये ऑपरेशंस अप्लाई करूँ तो गारंटीड है वो शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ, अब एक और बात है कि ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस यही हो, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस पर पहले 1 से n-1 तक का पार्ट ले लूँ, 1 से n-1 तक का पार्ट ले लूँ, और ऐसा भी हो सकता है मैं उसमें उसके बाद वह 0 से n तक का ले लूँ, 0 से n-2 होगा वैसे ये, 0 से n-2 का ले लूँ, फिर मैं वापस से इसे लूँ, और ऐसे हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है मैं पहले ये ले लूँ, ज़ीरो से n-2 और फिर उसके बाद 1 से n-1 तक चला जाऊँ, और ऐसे ही जाते रहो। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो जाएंगी। ऐसे ये भी एक पॉसिबल केस है, ये भी एक है। ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ एक ऑपरेशन में शॉर्ट हो जाए, जैसा हमने यहाँ पे देखा इस वाले टेस्ट केस में सिर्फ एक में ही शॉर्ट हो रहा था वो। तो इन सारे केसेस को कंसीडर करने के लिए हम BFS यूज़ करेंगे, जिससे कि BFS यूज़ करेंगे, एक मिनट, BFS यूज़ करेंगे जिससे कि हम ये सारे पॉसिबल पाथ्स को कंसीडर कर ले। इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम कंसीडर कर लेंगे BFS के थ्रू, लेकिन इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स हम फिक्स कर देंगे। मूव्स को अभी FV मान लीजिए, तो ये मैक्सिमम 4 तक ही जाएगा, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये एक और कंडीशन हो गई। तो चलिए इसका कोड लिख लेते हैं। तो पहले क्योंकि मैं इसमें जो भी मैं सब स्ट्रिंग कंसीडर करूँगा मैं उसे पूरा शॉर्ट भी करूँगा, तो मैं इस वजह से पहले मेरे को ये जो S है इसे किसी एक लिस्ट में लेना पड़ेगा जिससे कि मैं उसे शॉर्ट कर पाऊँ। तो एक लिस्ट ले लेते हैं फॉर
आई इन एस कर लेते हैं, फिर सॉर्ट कर एल में अपेंड कर देते हैं आई को, और अब हम अपना क्यू ले लेते हैं, तो क्यू इक्वल्स डेक और क्यू डॉट अपेंड एल कोमा ज़ीरो। ये हमारे इनिशियली हमारा एरे एल था और मूव ज़ीरो थे। अब चेक करने के लिए ये सॉर्ट हुआ है कि नहीं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल सॉर्टेड एल। ये क्या करेगा, ये हमारे को सॉर्टेड एल दे देगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बेसिक लगा देते हैं BFS, तो क्यू कर कॉमा MV इक्वल्स क्यू डॉट पॉप लेफ्ट इफ कर अब हमारा अगर कर जो है वो हमारा डायरेक्टली S2 हो जाए, तो हमें क्या करना है, तो हमारे को रिटर्न कर देना है MV को। अब हमारे को एक और चाहिए होगा डिफ़ॉल्ट डिक, जिसमें हम विजिटेड कंडीशन रख पाए, तो D इज इक्वल्स टू, वैसे डिफ़ॉल्ट डिक लेने का फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे कर है ये सब अभी लिस्ट की फॉर्म में और वो अनहैशेबल है, तो हम डिक्शनरी लेके इसमें विजिटेड वाली कंडीशन नहीं लगा पाएंगे। तो उससे बचने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ सकता है हम, या तो ये 4 हो जाए तो भी हमें कंटिन्यू कर देना है। अब मेन काम लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू कर कोलिन 1 के बाद से ये 1 से n-1 वाला सीक्वेंस हो जाएगा। अब हम इसे सॉर्ट कर दें और अपेंड कर दे क्यू डॉट अपेंड। ये भी अब हमारा एक केस बच चुका है v, इसमें हमें पहले प्लस करना पड़ेगा और वो है कर ये 1 तक का v कॉमा MV प्लस 1 अब यही सेम चीज़ हमारे को दूसरे वाले के लिए भी अप्लाई कर दे दी है। लेन S-1 कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पे ये तो शुरुआत से है, तो ये यहाँ पे आएगा और वो बनेगा कर लेन S-1 और यहाँ पे भी वो बढ़ जाएगा, बाहर हम रिटर्न कर देंगे -1 को। तो अब हम इस वाले के थ्रू सारे पॉसिबल वेज निकाल लेंगे, इस एरे के लिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे अब हम इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए। तो इसे रन करके देखते हैं और सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो ये कोड हमारा चल रहा है, एक्सेप्ट हो गया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो ये जितने नंबर ऑफ ये पैटर्न्स है वो जितने भी होंगे, अभी के लिए मान लेते हैं वो हो गए सपोजिवली 60-70 बैक्स टू बैक 60-70 होंगे, तो ये हो जाएगा n log n इंटू 60, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये स्टिल कंस्ट्रेंट के हिसाब से चल जाएगा। ये जो हमारे कंस्ट्रेंट है उस पर ये चल जाएगा। वैसे ये 60 तो नहीं जाने वाला, ये
हवर टू 40 के अराउंड ही करेगा, बट तब भी तो इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होगी बैक्स टू बैक्स 60 एन लॉग एन। अब हम यहाँ पे वो कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम इसे वो कर रहे हम यहाँ पे हम विजिटेड वाली कंडीशन भी चेक कर ले, लेकिन उसके लिए अगर हम हैश मैप यूज़ करेंगे तो हमारी उसमें जो होगा वो ज़्यादा टाइम फॉलो, उसकी वजह से हमारे को ज़्यादा समय लग सकता है। जैसे मान लीजिए ये हो गई, यहाँ पे मैंने ये विजिटेड के लिए ले ली। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को पहले अब इस लिस्ट को टपल में टपल या फिर कोई भी ऐसी सी चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर बाद में मेरे को वो करना पड़ेगा, और फिर बाद में मेरे को उसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि मैं यहाँ पे ये सॉर्ट ये वो कर पाऊँ, और ये ऐसे ही चलती रहेगी चीज़। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं की थी, मतलब विजिटेड वाली यूज़ नहीं की थी उससे बचने के लिए, वरना आप चाहे तो कर सकते हैं, उससे कोड प्रोबेबली तेज़ ही होगा, धीरे नहीं होगा। तो चलिए इसकी अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में भी हमारे को एक स्ट्रिंग दी गई है, वो बाइनरी स्ट्रिंग है, दो इंटीजर दिए है, एक एन कॉस्ट और एक फ्लैट कॉस्ट। अब हमारे को एक और बात बताइए कि अगर एस एट आई 1 है तो वो एलिमेंट सेंसिटिव है, वरना वो सेंसिटिव नहीं होगा एलिमेंट। और हमारे को एक सेगमेंट की कॉस्ट, स्ट्रिंग के एक सेगमेंट की कॉस्ट भी बताई हुई है। अगर कोई भी सेंसिटिव एलिमेंट नहीं है तो उस सेगमेंट की कॉस्ट होगी फ्लैट कॉस्ट। अगर सेंसिटिव एलिमेंट है तो उस सेगमेंट की कॉस्ट होगी ये L इंटू एक्स इंटू एन कॉस्ट, मतलब कि सेगमेंट की लेंथ इंटू नंबर ऑफ सेंसिटिव एलिमेंट्स इंटू एन कॉस्ट। और यहाँ पे एक मेन चीज़ और दी हुई है, अगर किसी सेगमेंट की लेंथ इवन है हम तभी उसे स्प्लिट कर सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव इक्वल लेंथ के एलिमेंट्स में, वरना हम उसे स्प्लिट नहीं कर सकते। और जो वो स्प्लिट होगा उसमें मान लीजिए दो सेगमेंट्स बने S1 S2, तो जो कॉस्ट होगी ना, जो सेगमेंट S1 की कॉस्ट होगी प्लस सेगमेंट S2 की कॉस्ट जो होगी वो हमारी कॉस्ट बच जाएगी इस पूरे सेगमेंट की। तो ऐसे ये कंडीशन, ये हमारे पास एक ऑपरेशन और है, और हमारे को एंड में रिटर्न कर देना है मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम का वॉक थ्रू कर लेते हैं, इस टेस्ट केस पे कर लेते हैं, एंड हियर वी गो। ये तो जैसा आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग है 1010, तो 1010, एक मिनट 10। तो क्योंकि इसमें मैं देख सकता हूँ फ्लैट कॉस्ट 1 है, तो मैं साफ सी बात है इसे अलग कर देता हूँ, इसे अलग कर देता हूँ, इसे मतलब इस पूरी स्ट्रिंग को, क्योंकि ये इवन है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने इसे पहले ऑपरेशन में इन दो में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने इन दो में डिवाइड कर दिया हर एक को, और क्योंकि मेरे को कॉस्ट दे रही है तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी इन दोनों सेगमेंट में, क्योंकि कोई भी सेंसिटिव नहीं है तो इन दोनों की कॉस्ट होगी 1, इसकी भी 1 होगी। तो ये तो अभी तक की तो 2 हो गई, अब इस वाले की 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी।
एल की वैल्यू भी 1 है, एन कॉस 2 दिया हुआ है, तो इस वाले इतने पार्ट की कॉस 2 हो गई, इतने पार्ट की और की कॉस 2 हो गई, तो 2 + 2 और कर दो, तो इस पूरे की कॉस 6 हो जाएगी। देख लेते हैं, 6 है। तो जो हमने यहाँ पे किया उसमें हमने देखा जाए तो यही किया है कि हमने ये चेक किया क्या मैं इस सेगमेंट को ले रहा हूँ, और अगर ये इस सेगमेंट की लेंथ अभी मान लेते हैं L है, अगर वो इवन है, अगर वो इवन हो जाती है तो मैं इस सेगमेंट को 20 से तोड़ दूंगा और फिर उस पर और चेक करूंगा। लेकिन अगर वो ऑड हो जाती है तो मैं ये कर ही नहीं सकता। तो हम अगर ध्यान से सोचे तो इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो इस चीज़ की जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी उसमें हम रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो अगर हम रिकर्जन कॉल करके ये करने की कोशिश करें इस वाली प्रॉब्लम को, तो हमारी स्ट्रिंग वापस लिख रहता है 1010। तो मैं पहले रिकर्जन में इस पूरे की पहले तो लेंथ लूँगा, वो इवन है, 1 मिनट, वो इवन है तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ। तो पहले इस पूरे की वैसे कॉस्ट कंसीडर कर लेता है, तो इसकी कॉस्ट होगी इस सेगमेंट की, वो आएगी हमारे इस वाले फंक्शन से। तो इसमें x की वैल्यू 2 है, लेंथ 4 है और n कॉस्ट जो थी वो भी 2 थी, तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 4, वो हो जाएगा 16। तो इस पूरे सेगमेंट को अगर मैं नहीं तोड़ता हूँ तो मेरी कॉस्ट रहेगी 16। अब क्योंकि ये इवन है तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ, तो तोड़ लेता है। अब मैं इस वाले और इस वाले सेगमेंट की बात करता हूँ, दोनों आइडेंटिकल ही है तो एक की ही बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट की खुद की कॉस्ट कितनी होगी, वो होगी यहाँ पे x1 है, लेंथ 2 है, n कॉस्ट भी 2 ही थी, तो इसकी कॉस्ट हो गई 4। अब ये भी आइडेंटिकल है तो इसकी भी कॉस्ट हो गई 4। ये याद रखिए, ये इनिशियल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हो गई इनिशियल कॉस्ट। अब मैं इन दोनों भागों को भी इन दोनों पार्ट्स को भी अलग और सेगमेंट कर सकता हूँ और इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ। तो इनकी लेंथ 2 है, कर सकता है तो फिर से डिवाइड कर दो। तो अब इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1 अलग 0 अलग, 0 की कॉस्ट हुई 1, इसकी कॉस्ट हुई 2, तो ये टोटल हुआ 3। अब क्योंकि 3 जो है वो इसकी इनिशियल पूरे जो इसका वो था होल सेगमेंट ये वाला, इसकी जो कॉस्ट है अगर मैं इसे रखता हूँ तो वो है 4, लेकिन मैं अगर इसे तोड़ के रख लेता हूँ तो वो है 3, तो मैं यहाँ से 3 रिटर्न कर दूँगा। सिमिलरली इस साइड से भी 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये हो जाएगा 3 + 3। अब क्या ये 3 + 3 16 से छोटा है? हाँ वो छोटा है, तो हमारे मेन सेगमेंट की लेंथ हो जाए, मेन सेगमेंट की कॉस्ट हो जाएगी 3, वो 6। मेन सेगमेंट की कॉस्ट हो जाएगी 6। तो अब हम इसकी ब्रूट फोर्स को कोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन लिख लेते हैं डेफ रैक
ये क्या क्या लेगा, ये हमारी लेगा स्ट्रिंग लेगा हमारी, ये एक तो ये हमारा आई लेगा, जे लेगा, और कुछ नहीं लेगा। और रुकने की कंडीशन क्या होगी, रिकर्जन रुकने की पहली कंडीशन ये होगी कि ऐसा हो जाए कि आई इक्वल्स जे हो जाए, मतलब जो मेरा सेगमेंट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट रह जाए। अगर सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा तो वह साफ साफ है, उसकी कॉस्ट मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ। उसकी कॉस्ट अगर वो 1 है तो वो एन कॉस्ट हो जाएगी, वरना वो फ्लैट कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हो गई बेस कंडीशन, इसके लिए लिख लो। तो इफ़ आई डबल इक्वल्स जे, इफ़ एस एट आई डबल इक्वल्स 1, तो हम रिटर्न कर देंगे एन कॉस्ट। इसे ई लिख लेता है अभी के लिए, और इसे एफ कर लेता है छोटा करने के लिए। यप, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ई को, वरना हम रिटर्न कर देंगे एफ को। ठीक है, ये हो गई हमारी बेस कंडीशन। अब हम क्या कर रहे थे, अब हम ये देख रहे थे कि जो मेरे पास करंट सेगमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, और अगर वो इवन है तो उसे डिवाइड करने के बाद क्या हो सकता है। तो वो पहले ओरिजिनल कॉस्ट निकाल लेता है। तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, काउंटर वेरिएबल बस, और एक कॉस्ट ले लेते हैं, जो कॉस्ट स्टोर करेगा वो 0 रख देते हैं फॉर आई इन रेंज। इसे इनफाइनाइट रख देते हैं, छोड़ो अभी 0 ही रख देते हैं। आई इन रेंज आई, नहीं इसे के करना पड़ेगा, के इन रेंज आई कोमा जे प्लस कोमा 1, इफ एस एट के डबल इक्वल्स 1, तो हमारा काउंटर बढ़ जाएगा। और अगर काउंटर 0 है, काउंटर 0 है तो हमारी कॉस्ट साफ साफ है, वो हो जाएगी एफ के बराबर, वरना हमारी कॉस्ट होगी कॉस्ट इक्वल्स क्या था, एल हो गया जे माइनस आई प्लस 1 इंटू काउंट सी एन टी इंटू एन कॉस्ट, इंटू एन कॉस्ट जो कि ई है। ठीक है, ये हमारी जनरल वाले की कॉस्ट हो गई। अब अगर इसके लिए ये इवन हुआ तो इवन के लिए लिख लेता है जे माइनस आई प्लस 1%2। ये वैल्यू अगर 0 हो जाए मतलब कि इवन है, तो अगर ये इवन है तो कॉस्ट इक्वल्स मेन ऑफ कॉस्ट प्लस recursion on s comma i comma I plus j by 2 plus rec on s comma j, नहीं s comma I plus j by 2,1, नहीं कोमा जे आएगा यहाँ पे, और ये +1 आएगा। यहाँ पे ये +1 इसलिए आएगा क्योंकि हमने ये वाला जो इंडेक्स था मिडिल वाला, वो हमने पहले वाले में इंक्लूड कर लिया था, तो अब उसके बाद वाला सारा अगले वाले पार्ट में जाएगा। वो ये हो गया, और ये हमारा पॉसिबल हो गया। अब हम रिटर्न कर देंगे एंड में कॉस्ट को।
और एंड में रिटर्न कर देंगे पूरे फंक्शन का, वो होगा रिकर्जन, जो हम कॉल करेंगे एस पे, 0 पे, कॉमा लेन एस -1 पे। अब इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, कॉस 0, अरे माय बैड, कॉस इक्वल 0। ओके, int is not iteratable। int is not iterable आ रहा है। एस आई जे अरे यहाँ पे कॉमा आना था। ठीक है, रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। ऐसा ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो गया, तो इसका ब्रूट फोर्स कोड ही एक्सेप्ट हो गया। अब हम इस कोड को तेज करने के लिए इस पे वेबोआइजेशन भी लगा सकते हैं। वो लगाने के लिए हम या तो अपना जो बेसिकली हम बनाते हैं मैट्रिक्स वो बना सकते हैं। एक सेकंड, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं उसके लिए क्या पॉसिबल है कंस्ट्रेंट के हिसाब से। तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं होगा कि हम उतनी मेमोरी एलोकेट कर पाए, लेकिन हम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के थ्रू वो कर सकते हैं। या फिर पाइथन में एक होता है डेकोरेटर, वो हमारा मेमोराइजेशन की तरह ही काम करता है। वो होता है _LRU कैश, कैश। ये हमारा मेमोराइजेशन की तरह ही काम करता है। अब इसे रन करके देख लेते हैं। LRU कैश नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, माय बैड। ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, ये सबमिट हो गया है। खैर इस बार ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट या ये हम मेमोराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं LRU कैश को। वरना हम डायरेक्टली इसमें DP का दिखाए सोचे तो वो कुछ ऐसा होगा, D इज इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट डिक्ट ले लेंगे, फिर इसमें एक और ले लेंगे, या फिर डिफ़ॉल्ट डिक्ट ऑफ इंट ही रहने देते हैं, लैम्डा रख लो INF। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे आप। इफ D एट स्ट्रिंग I ना, एक मिनट, str I प्लस स्ट्रिंग @ प्लस strj कर दे। और अगर ये चीज़ INF नहीं है तो हम इसे वो कर देंगे, तो हम इसे रिटर्न करवा देंगे। INF नहीं है, इधर आ जाओ, इधर रिटर्न T एट ये चीज़।
वैसे तो ये जो है ये ऐसे मल्टी कॉलिंग नहीं होनी चाहिए इस प्रॉब्लम में, बट इन केस हुई तो ये संभाल लेगा। और हम यहाँ पे भी अब मेमोराइजेशन में वैल्यू डाल ली होगी, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे डी एट इक्वल कॉस्ट। ठीक है, रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। और इस बार इसने और ज़्यादा समय लिया। तो हाँ, मतलब ये सारे तरीके थे। है तो इस कोड की टाइप कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इस कोड की टाइप कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी हमारी ओ ऑफ एन लॉग एन। और वो ऐसे होगी, मान लीजिए मेरी जो इनिशियल स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 2 की पावर n। ठीक है, तो अब मेरी जो ये स्ट्रिंग थी मैं इसे तोड़ते रहूँगा, मैं इसे इसके पार्ट्स में ब्रेक करता रहूँगा जब तक ये लेंथ 1 ना हो जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये n log n, ये आप अगर देखें तो ये n log n टाइम्स चला जाएगा। खैर यहाँ पे मेमोराइजेशन इस वजह से नहीं चली क्योंकि ये जो पार्ट्स है वो मैं देखा जाए तो सिर्फ एक ही बार कर रहा हूँ। मतलब कि मान लीजिए मेरा पार्ट था कुछ ये आई इक्वल्स 1 से 4 मान लेते हैं। ठीक है, 1 से 4 तक का मान लेते हैं। तो अब जब मैं इसमें रिकर्जन लगाता हूँ तो मेरे पास एक ये था, फिर ये टूटा, ये 1 से 2 वाला रहा, नीचे बना लेते हैं। तो 1 से 2, 3 से 4, फिर ये खुद आपस में टूटे, 1, फिर 2, फिर 3, 1 मिनट, फिर 3, फिर 4। अब क्योंकि मैं इस पार्ट पे सिर्फ एक ही बार आने वाला हूँ तो इसे स्टोर करना और मेमोराइज करना वो थोड़ा अननेसेसरी काम हो जाएगा। वो थोड़ा अननेसेसरी काम हो जाएगा। इस वजह से जब जब हम मेमोराइजेशन कर रहे थे तो वो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। अब ये और ये वाली लाइन को हम कमेंट कर देते हैं और अब चला के देखते हैं। देखिए अब ये काफ़ी तेज़ आ रहा है और मेमोरी भी यूज़ नहीं हो रही। तो वो इसी वजह से है क्योंकि हम हर जो भी हम क्वेरी कर रहे हैं रिकर्जन की 1 से 2 पे, इन सब पे वो सिर्फ एक ही बार चल रही है जो भी वो क्वेरी है। इस वजह से मेमोराइजेशन का इसमें इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एक और टेस्ट पूरा ख़त्म हो जाता है।